हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती हैं। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन में जब आप वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो ये एक अहम सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि सर वैक्सीन असल में काम कैसे करती है। जब आप वैक्सीन को हमारी बॉडी के अंदर ओरली या इंजेक्टेबल फॉर्म में जब आप बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और हमें फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचाती हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस लेक्चर में कि हाउ वैक्सीन वर्क, जिसमें पहला स्टेप होता है वैक्सीन का बॉडी के अंदर जाना। जैसे ही आप वैक्सीन को ओरली आप माउथ के अंदर उसको ड्रॉप्स की फॉर्म में डालें या अगर वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है तो आप उसको इंट्रामस्कुलर रूट से, इंट्राडर्मल रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से आप जिस भी तरीके से वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो तो वैक्सीन के अंदर छोटे छोटे कुछ प्रोटीन या कुछ वीक वायरसेस पाए जाते हैं। पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर हम जो वैक्सीन को अंदर डाल रहे हैं वो वैक्सीन असल में कुछ एंटीजीन्स को लेके जाती है। एंटीजीन पता है क्या होता है? आप बोलेंगे सर एंटीजीन का मतलब होता है एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर से आई हुई ऐसी चीज दैट इलेक्ट्स, जो कि इलेक्ट करे, इलेक्ट मतलब उकसाए, पैदा करे, इलेक्ट करे इम्यूनिटी को या इम्यून रेस्पॉन्स को। तो आप बोलेंगे कि सर कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बॉडी के बाहर से आई हुई चीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर कुव्वत मदाफियत, इम्यून रेस्पॉन्स को जगाए या उसको इलेक्ट करे या उसको एक्टिव करे, तो आप बोलेंगे सर उस केमिकल का, उस मटेरियल का नाम एंटीजीन होगा। कोई एंटीजीन क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कोई वायरस भी हो सकता है, ये कोई वायरस या बैक्टीरिया का कोई खास किस्म का प्रोटीन भी हो सकता है। तो ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे हमारा इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाए, आप उसको एंटीजीन का नाम देते हैं। तो देखते हैं कि जब हम वैक्सीन करवा रहे होते हैं तो वैक्सीन के अंदर हमारे पास एंटीजीन होते हैं। वो एंटीजीन क्या हो सकते हैं पता है? ये किसी वैक्सीन, ये किसी वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन भी हो सकता है, ये कोई वीक वायरस भी हो सकता है, कोई मरा हुआ बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ ये मिमिक करे, ये सिर्फ हमारे WBC को ये बताने के लिए कि सर इसको एक बार देख लें, इन फ्यूचर इसके जैसा कोई भी आएगा तो उसको मारने के लिए आपको यही टेक्निक अप्लाई करनी है। मैं समझाता हूं कैसे, देखिएगा। आपने जैसे ही वैक्सीन के थ्रू आपने एंटीजीन को बॉडी के अंदर डाला तो उन एंटीजीन को, उन फॉरेन सब्सटेंस को, मैंने अभी बताया हम वैक्सीन के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। हम वैक्सीन जो है वो वीक वायरसेस की मदद से बनाते हैं, वायरसेस को मार देते हैं या कमजोर कर देते हैं बहुत ही, ताकि वो अपना असर ना छोड़ सके इतना ज्यादा, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी बॉडी का कोई खास किस्म का हिस्सा, हम उसका कोई प्रोटीन ले सकते हैं जो उसकी निशानी, हम क्या कर सकते हैं एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब हम उनके डीएनए या आरएनए को किसी दूसरे डीएनए या आरएनए के साथ मिक्स करके एक ऐसा नया कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे इम्यूनिटी इलेक्ट हो। तो आप बोलेंगे सर वैक्सीन के अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब ऑल ओवर आप सिर्फ एंटीजीन बना रहे हो, आपने एंटीजीन फॉरेन सब्सटेंस बनाया, आपने बॉडी के अंदर डाल दिया। जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ WBC को जाके बताएगा। ये हमारे WBC होंगे, इनमें से एक WBC जो यहाँ पे कॉमन है, जो कि आपको पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, उसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल वो WBC होता है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही उसने किसी फॉरेन एंटीजीन को आपने मसल्स में इंजेक्ट किया, मसल्स के अंदर ये डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, वहां से इस एंटीजीन को उठाएंगे। ये क्या करेंगे, उस एंटीजीन को कैरी करेंगे और उसको लेके जाएंगे लिम्फ नोड से। लिम्फ नोड क्या होता है? ये खास किस्म के पैकेट्स या गुदूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग रीजन्स में होते हैं। हमारे आर्मपिट्स में होते हैं ये, और हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स में, पेट के अंदर, छाती के अंदर होते हैं। यहाँ पे असल में ये जो लिम्फ नोड हैं ये खास किस्म की थैलियाँ होती हैं, और इन थैलियों के अंदर होता क्या है कि हमारे कुछ WBC जो होते हैं वो यहाँ पे मैच्योरेशन के लिए बैठे होते हैं। और इनका एक और काम ये भी होता है कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा तो उसे मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ताकि वो बीमारी को बढ़ाए नहीं। तो आप बोलते हैं सर ये जो छोटे छोटे आपको थैलियां दिखाई दे रही हैं, आप इनको बोलते हैं सर देयर का लिम्फ नोड्स। वैसे इनका एक सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। होता क्या है, एंटीजीन बॉडी के अंदर गया, डेंड्राइटिक सेल ने उसको कैरी किया, डेंड्राइटिक सेल उसको लिम्फ नोड में लेके गया, लिम्फ नोड में छुप के बैठा है एक और WBC। उस WBC का नाम है सर, इट इज कॉल्ड हेल्पर T सेल या T सेल।
इसका नाम है हेल्पर टी सेल, जिसका नाम हम दूसरा रखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड CD4 सेल। ये नाम आपको याद रखना है, आपकी टेस्ट में ये चीज आएंगी। हेल्पर टी सेल का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड CD4 सेल। CD4 सेल को ये जो डेंड्राइटिक सेल है ये जाके एंटीजीन प्रेजेंट करेगा, ये जाके उसको दिखाएगा कि भाई ये वाली चीज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं जो बाहर से आई हुई है, ये एंटीजीन है जो किसी ने आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, मैं उसको लेके आया हूं, और ये टी हेल्पर या हेल्पर टी सेल जो होता है अब उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा उसको भी देखते हैं। तो एंटीजीन जो है ये उसको प्रेजेंट कर रहा है टी सेल को, तो हम बोलेंगे सर ये वाला, ये जो हमारे पास डेंड्राइटिक सेल है इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल, APCs, एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल ने हेल्पर टी सेल को वो एंटीजीन दिखाया। हेल्पर टी सेल क्या करता है, वो उसी बात को लेके जाता है आगे, लेकिन हेल्पर टी सेल इससे पहले कि आगे बात को पहुंचाए इसको एक और काम करना होता है। वो ये करना होता है कि ये अपनी बात को जब आगे पहुंचाए, आगे वो पहुंचाता है एक और सेल को जिसका नाम है B सेल। टी सेल आगे देता है, B सेल को बात पहुंचाता है। इससे पहले कि वो बात पहुंचाए जो टी सेल है वो एक और सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है मेमोरी टी सेल। तो आप बोलेंगे सर टी सेल के यहाँ पे वैसे काफी 4 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 आपको बता रहा हूँ जिनका यहाँ पे प्रेजेंट में बहुत बड़ा रोल है। तो जो हेल्पर टी सेल है वो कन्वर्ट हो गया एक मेमोरी टी सेल में, और दूसरा हेल्पर टी सेल खुद जा रहा है और वो जाके B सेल को बता रहा है। क्या बता रहा है पता है? उसको बोल रहा है भाई डेंड्राइटिक सेल ने मुझे एंटीजन आके दिखाया है कि भाई ये देखो ये वाला एंटीजन तुम्हारी बॉडी में आया है, ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसको डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये टी सेल की बस की बात नहीं है, वो उस बात को बोलेगा B सेल को, और B सेल को जैसे ही बात बताई गई तो B सेल जो है वो क्या करेगा, उसके खिलाफ खास किस्म के प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम होगा एंटीबॉडीज। दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। आप बोलेंगे सर जो फॉरेन सब्सटेंस आया उसका नाम एंटीजन, लेकिन जो बॉडी ने बनाया उसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? आप बोलेंगे सर ये भी ज्यादातर प्रोटीन्स हैं, वाई शेप के प्रोटीन जो कि बनाए जाते हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ? किसी भी एंटीजन के खिलाफ। तो आप बोलेंगे सर दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाई गई और वो एंटीबॉडीज खून में छोड़ी जाएंगी। कौन बनाएगा? B सेल बनाएगा। B सेल का कौन सा टाइप बनाएगा? जैसे टी सेल के 2 टाइप मैंने बताया ना यहाँ पे, एक का नाम है हेल्पर टी सेल, दूसरे का नाम मेमोरी B सेल। वैसे ही B सेल के सिर्फ 2 टाइप है, एक का नाम है प्लाज्मा B सेल। ये प्लाज्मा B सेल रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ पे MCQ ध्यान में रखिएगा, सर द प्लाज्मा B सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। चलो एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने क्या किया, जो एंटीजन आए थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंटीजन इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया। उसके साथ वो जैसे जाके मिले इनएक्टिवेट हो गए, वो खत्म हो गए, उनको निगल लिया गया फैगोसाइड करके, पूरा डिस्ट्रॉयड, खत्म, अब वो बॉडी के अंदर है ही नहीं। आप बोलेंगे सर इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी काम करती है, लेकिन वो जो आपने वैक्सीन दी थी वो तो इन्होंने तोड़ मरोड़ के खत्म कर दी, तोड़ दी। तो उसने काम क्या किया? काम उसने ये किया कि जैसे ये टी सेल ने जब ये अपनी बात बता रहा था B सेल को, तो मैंने अभी आपको बताया ये टी सेल जब अपना काम कर रहा था तो इसने एंटीजन को याद भी किया कि मैंने कौन सा एंटीजन डेंड्राइटिक सेल से उठा के B सेल को दिया है, और उसको याद रखने के लिए इसने अपनी एक नई शक्ल भी पैदा की जिसका नाम है मेमोरी टी सेल। उसी के साथ साथ जब B सेल को वो एंटीजन दिया जाता है तो एक तो प्लाज्मा B सेल है जो कि एंटीबॉडी बनाए के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, लेकिन एक और B सेल भी पैदा होता है जिसका नाम है मेमोरी B सेल। और ये जो मेमोरी B सेल होता है ये भी बिल्कुल इसी मेमोरी टी सेल की तरह ये याद रख लेता है फ्यूचर के लिए, और असल में जो जिम्मेदारी है ना आपको फ्यूचर में बचाने की, कि आज से 10 साल 15 साल के बाद आपको कोई बीमारी, कोई मीजल, रुबेला, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, उसके लिए आपने वैक्सीन करवाई है। ये सारा रोल जो है ये डिपेंड करता है आपके मेमोरी B सेल पे और आपके मेमोरी टी सेल पे। समझ आ रहा है? ये क्या करेंगे, उनको याद कर लेंगे। अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे फ्यूचर में सचमुच का एक वायरस आ गया, एक ऐसा वायरस जिसका आपने प्रोटीन लेके बॉडी में डाला था, उसने क्या किया, ये मेमोरी टी सेल और मेमोरी B सेल ये गए उसके करीब, उन्होंने क्या नोट किया कि भाई इसके पास तो वही एंटीजन है जो 2 साल पहले इसने वैक्सीन करवाई थी, ये तो वही एंटीजन है। अब ये क्या करेंगे, याद करेंगे, ये याद करेंगे कि हमने इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया था। इनको याद आ गया कि हमने फिला एंटीबॉडी बनाई थी, उससे वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उसी को दोबारा बनाएंगे
और ये मेमोरी बी सेल और टी सेल जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, ये स्पेशली मेमोरी बी सेल कन्वर्ट हो जाएगा अगेन एक और नए सेल में जिसका नाम होगा प्लाज्मा बी सेल। दोबारा इसी में से प्लाज्मा बी सेल बनेगा और वो प्लाज्मा बी सेल दोबारा डिस्ट्रॉय कर देगा सचमुच के वायरस को। तो कैसे एक वायरस का छोटा सा प्रोटीन, कैसे एक किसी भी बाहर से आए हुए फॉरेन सब्सटेंस का एक छोटा सा एक कमजोर सा फॉर्म आपकी फ्यूचर में आपकी जिंदगी को बचा सकता है, कैसे वो बीमारियों से लड़ सकता है बाय द हेल्प ऑफ यूर सेल्स व्हिच आर बी सेल्स एंड टी सेल। सो होपफुली आज का एक छोटा सा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।